Today we shall discuss in the chapter elasticity of demand in numerical problems और इसके बाद हम इसके different questions करेंगे. So first जो इसका numerical है वो हम percentage method के through करते हैं. Statement आपको यहाँ पे दी हुई like yesterday the price of umbrella was $3 a box and Julie was willing to buy 10 boxes. या आपको price और quantity demanded का relationship दिया हुआ है. $3 price and 10 boxes quantity demanded. Today the price has gone up to $3.75 and Julie is now willing to buy 8 boxes. If Julie's demand for umbrella is elastic or inelastic, what is Julie's elasticity of demand? इस क्वेश्चन में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करना है, उसको फाइंड करना है. उसको फाइंड करने के लिए एज यू नो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलास्टिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज को आप डेल्टा के थ्रू शो कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और ये परसेंटेज चेंज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. और परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे शो करेंगे, दैट इज 8. परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जो चेंज आया है दैट इज 8. They shall find the percentage change in quantity by this formula. New quantity minus original quantity divided by original quantity. तो original quantity आपके पास थी $10 की, 10 यूनिट्स की, और ओरिजिनल आपके पास न्यू क्वांटिटी है 8. 8 minus 10 divided by 10, that is equal to minus 0.2, that is 20%. Percentage change in price इसकी जो है इंक्रीज होकर $3.75 हो गई है, और पहले उसकी प्राइस $3 थी. सो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, 3.75 minus 3 divided by original price, that is 3. So this is 0.5 means के 25%. तो अब हम इन वैल्यूज को जो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, we will substitute these values into the formula. तो डेल्टा क्यू परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर परसेंटेज डेल्टा क्यू, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20% डिवाइड बाय 25%, दैट इज 0.8%. 0.8 मीन्स के यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.8 आ गई है. माइनस का साइन जो है सिर्फ आपकी एक जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को शो करती है, अदरवाइज इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है. सो 0.8 जो वैल्यू आई है, अब वी हैव टू डिटरमिन के इज इट ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1. इसको देखने के लिए आपको कैसे पता चलेगा ये 0.8 जो है दैट इज लेस देन 1. सो इट मीन्स कि इट इज Julie's elasticity of demand is inelastic. So in this way हम इसको परसेंटेज फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से इसी सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट फार्मूला आपके पास जो है दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी. और इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू. हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को, और उसके साथ देखते हैं ओरिजिनल प्राइस $3, ओरिजिनल क्वांटिटी $10, न्यू प्राइस $3.75, न्यू क्वांटिटी 8 यूनिट्स. अच्छा, जूली की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए हमें वही चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड करनी है. यहाँ हम परसेंटेज चेंज फाइंड नहीं करें, सिंपल जो आपका सिंपल जो चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है.
तो न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 0.75 आ गई और डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू न्यू प्राइस सॉरी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी दैट इज 2. Original price $3, original quantity 10. When we substitute this into the formula, that will be equal to 0.8. ये आपके पास रिजल्ट वही आएगा 0.8 जो हमारे प्रीवियस उसमें फॉर्मूले के थ्रू हमने किया था परसेंटेज फॉर्मूले के थ्रू. तो ये आपके पास आंसर वही आएगा सेम. सो वो आपको आप चाहे परसेंटेजेस की टर्म्स में कर लें डायरेक्ट टर्म्स में कर लें आंसर सेम होगा. So that in this way we can find the elasticity of demand. Next जो हमारा टॉपिक है that is methods of measuring elasticity of demand. Basically हमारे पास जो है 3 methods होते हैं. First is formula method, second is point method, third is total revenue method. Another one is also there but that is ARC method but we are not concerned with that. तो हम यहाँ पे इन 3 methods को discuss करेंगे. So first method हम already discuss कर चुके हैं formula method जिसमें कि हमने percentage के थ्रू भी elasticity find की थी और direct formula के थ्रू भी elasticity find की थी. So अब हम second method को discuss करते हैं that is point method. Point method actually graphical method है. अगर आपको एक डिमांड कर्व गिवन हो और उसके ऊपर किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है देन यू हैव द फॉर्मूला that is elasticity at a point will be equal to lower segment over upper segment. For example, ये आपके पास एक डिमांड कर्व गिवन है that is DC. At this डिमांड कर्व अब अगर हमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल हम पहले पॉइंट n पे इलास्टिसिटी फाइंड कर लेते हैं. n के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड करने का ये मेथड है. देखिए इस पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं D की डिमांड कर्व के ऊपर लाइक L M N P and Q. ये 5 पॉइंट्स हमने लिए. अब इनमें हमें पॉइंट n पे अगर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है कि हम कैसे कर सकते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. तो लोअर सेगमेंट हमारे पास क्या है Cn डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट दैट इज Nd. और वी सपोज कि ये जो हमारे पास डिमांड कर्व है इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ले ली. तो 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये पॉइंट n एज यू नो कि ये मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है. तो इस n से बिलो भी आपके 3 जो है वो पॉइंट्स होंगे और इससे अपर सेगमेंट में भी 3 जो है वो होंगे. तो इसका मतलब है कि जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1. So elasticity at point n will be equal to 1. It is at the midpoint of the demand curve. इसी तरह से if you want to find elasticity at point n के ऊपर हमने elasticity कैसे find करनी है lower segment over upper segment. इसका lower segment क्या है Cm divided by Nd. और Cm का क्या मतलब है कि यहाँ पे obviously हमने ये points जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि ये आपने 3 पे लेना है मिड पे लेना है और एक जो पॉइंट P है वो आपने यहाँ से C से लेके डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का लेना है या पॉइंट P ले लें. इसी तरह से पॉइंट D से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का लेके यहाँ से पॉइंट M आप ले लें. सो पॉइंट N पे आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से D से M तक का डिस्टेंस 1 है. इट मीन्स 6 minus 1 that is equal to 5. तो ये रिमेनिंग जो आपके पास CM सेक्शन है CM सेगमेंट है ये आपके पास जो है 5 के इक्वल हो जाएगा. सो इन द न्यूमरेटर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा DM. DM आपके पास 1 के इक्वल है दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 और इट इज ग्रेटर देन 1. elasticity in this range यानी इस पॉइंट पे n के पास आप n के ऊपर जो है आपकी elasticity that is equal to that is greater than 1 और we can say it is relatively elastic. जैसे पॉइंट L के ऊपर elasticity हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पॉइंट L पे भी वही है आपके पास C
CL divided by LD. CL divided by LD. तो CL आपके पास ये होल सारे पॉइंट्स जो आपके पास आएंगे यानी 6, ये सारी वैल्यूज आपकी न्यूमरेटर में आ जाएंगी डिवाइडेड बाय LD. LD अब आपके पास 0 बचा, 6 में से 6 सारे आपके न्यूमरेटर में आ गए और LD में डिनोमिनेटर में कोई भी पॉइंट्स नहीं आया, दैट इज 0. तो अगर आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इंफिनिटी आता है. सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट L इज इक्वल टू इंफिनिटी. इसी तरह से पॉइंट P पे इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? CP डिवाइड बाय CD. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है P से P तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 that is equal to that is less than unity. तो ये इनइलास्टिक डिमांड का केस होगा पॉइंट P के ऊपर. और फिर ऐसे लास्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट Q है. इस पे इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज CQ डिवाइडेड बाय QD. तो CQ हमारे पास क्या है? दैट इज इक्वल टू 0 और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल लाई इन द रेंज QD. तो इस रेंज में लाई करेंगे, तो विच मीन के 0 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 0. आप किसी वैल्यू को 0 को अगर आप किसी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 के ऊपर आएगा, विच मीन परफेक्टली इनइलास्टिक. अब यहाँ पे इस पूरे डिमांड कर्व के ऊपर आपको रेंज पता चल गई है कि किसी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करके आपको डिमांड कर्व के ऊपर पूरी रेंज पता चल गई कि इस सेगमेंट में कितना होगी इलास्टिसिटी और इस सेगमेंट में कितनी होगी, इससे लोअर एंड ऑफ प्रोपोर्शन में और मिड पॉइंट. तो इन द इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट मेथड को कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, बिलो द मिड पॉइंट इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, at the point where demand curve touches the x-axis it is equal to 0, above the midpoint of the demand curve it is greater than 1, and at the point where demand curve touches y-axis it is equal to infinity. तो ये हमारे पास इसकी जो है पूरी रेंज आ गई है. ओके, सो अब ये सेकंड मेथड हमारे पास जो है, और इन अदर वर्ड्स हम इसको थर्ड मेथड कह सकते हैं. दैट इज द थर्ड मेथड. That is total revenue method. This total revenue method was evolved by Marshall. This method is also called total outlay, total revenue, total expenditure method, as I mentioned last time. इस total revenue method में हम जो है इलास्टिसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि we have to compare the total revenue or total expenditure before and after the price change. Before the price change total revenue कितना था, and after the price change total revenue कितना है. प्राइस चेंज के साथ टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आएगा, तो इसी तरह से हम इसको जो है वो मेजर कर सकते हैं. तो अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहेंगे, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द कंज्यूमर. और अगर हम टोटल रेवेन्यू मेथड इसको कहते हैं तो इट इज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर, क्योंकि एक सेलर जो है वो किसी अपनी प्रोडक्ट को जब मार्केट में सेल कर रहा होता है तो जितनी यूनिट सेल कर रहा है उससे उसको जितनी इनकम मिल रही होती है वो उसकी टोटल रेवेन्यू होती है. टोटल रेवेन्यू का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांड. इस फॉर्मूले के थ्रू हम टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्राइस चेंज होने के साथ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है या उसमें कोई चेंज नहीं आया या डिक्रीज हुआ है. तो आपको इस टेबल में जो है वो वैल्यूज दी हुई है, लाइक इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल प्राइस रुपीज पर केजी. ये प्राइसेस आपको दी हुई हैं 9,
8 7 से लेके 1 तक आपको प्राइस दी हुई है। सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी इन केजीज आपको दी हुई है, विद द फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, 20 30 40 एंड सो ऑन, ये इंक्रीज होती जा रही है। अब थर्ड कॉलम में जो है हमने टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है, हम कैसे करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 180, 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 240 एंड सो ऑन। हर प्राइस को हर क्वांटिटी के साथ आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यू विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टोटल एक्सपेंडिचर की जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। अब हाउ टू डिटर्मिन कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी हो गई है। जिस तरह से कि हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 5 डिग्रीज, इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, inelastic demand, perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. So इस टोटल रेवेन्यू मेथड के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। तो हम इसके थ्रू ये जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमें किस तरह से पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है, ये हमें टोटल एक्सपेंडिचर देख के पता चलेगा। लाइक अगर हम देखेंगे प्राइस जब 9 रुपीज़ है, क्वांटिटी 20 है, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 180 है। प्राइस कम होके 8 रुपीज़ हो जाती है, क्वांटिटी 30 हो जाती है। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, और टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। So with the fall in price, total expenditure has increased, which means this is a case of elastic demand. जब price और quantity, जब price में change और total expenditure एक दूसरे के जब price और total expenditure एक दूसरे के opposite direction में move करेंगे, this will be the case of elastic demand. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विद द फर्दर फॉलोइंग प्राइस फ्रॉम 8 रुपीज टू 7 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड एंड टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या 240 था, अब ये पहले से भी ज़्यादा हो गया, 280 हो गया है, व्हिच मींस के दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। प्राइस फॉल होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, ये आपका केस इलास्टिक डिमांड का है। इसी तरह से अगर हम जो है एक प्राइस देखेंगे, प्राइस इज 6 रुपीज, क्वांटिटी इज 50, total revenue is 300. अब प्राइस कम होकर 5 हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा होकर 60 हो जाती है, एंड देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से विद द फर्दर फॉल इन प्राइस टू रुपीज 4, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और इसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, व्हिच मींस के प्राइस रेंज 6 रुपीज से लेके 4 रुपीज तक, इस प्राइस रेंज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज प्राइस कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आया, दैट रिमेंस द सेम। इसी तरह से प्राइस अगर 3 रुपीज है, क्वांटिटी 80 है, टोटल एक्सपेंडिचर 240 है, प्राइस कम होकर 2 रुपीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर 90 हो जाती है और टोटल एक्सपेंडिचर 180 हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस जब डिक्रीज हुई है 3 से 2, total expenditure has also decreased from 240 to 180. इसी तरह से प्राइस अगर फर्दर कम हो जाती है 2 से 1 रुपीज हो जाती है और टोटल एक्सपेंडिचर 180 से 100 हो जाता है, फर्दर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है प्राइस रेंज 3 रुपीज से लेके 1 रुपीज तक ये आपका इनलास्टिक डिमांड का केस है। सो दिस इज इनलास्टिक। तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि विद राइज इन प्राइस, तो ये भी आपका रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, बट द रिजल्ट विल बी द सेम। सो when there is the opposite movement of price and total expenditure, this will be the case of elastic demand. When there is no change in total expenditure as a result of change in price, either price increases or decreases, there is no change in total expenditure, then this is the case of unit elastic demand. And when price and total expenditure move in the same direction, and this will be the case of inelastic demand or less elastic demand.
एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे जो है इस स्लाइड में आपको गिवन है। इलास्टिक डिमांड, लिमिट इलास्टिक डिमांड के केस है, इसी तरह से लेस इलास्टिक डिमांड के केस है। हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस से हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं। वो सारा जो आपका टेबल था, उस टेबल को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइसेस हमें 2, 3, 4, 5, 6 जो है वाई एक्सिस पे ले लिए, 9 के साथ क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी। अब प्राइस अगर कम हो जाती है, 1 रुपये हो जाती है, क्वांटिटी 30 केजीज हो जाती है। अब देखिए प्राइस में क्या चेंज है। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में जितना भी चेंज आ रहा है आप देख सकते हैं, इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो चेंज हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन नन है। इसी तरह से टोटल एक्सपेंडिचर हमें कैसे पता चलेगा? we should multiply प्राइस बाय क्वांटिटी। 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180। फिर जब प्राइस में चेंज आ रहा है, 8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये आपका यहाँ पे 240 आ जाएगा। मीन्स के टोटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। बिल्कुल इसी तरह से अदर प्राइस रेंजेस में भी आपको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 6 रुपीज प्राइस है, क्वांटिटी आपकी 50 है, 300 यूनिट्स से आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर 5 रुपीज हो गई, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, होगी, इसको आप 5 को प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो ये भी 300 है। टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा विद द फॉलोइंग प्राइस बिटवीन के इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 और यूनिट इलास्टिक डिमांड। और जब हम इस प्राइस रेंज में करेंगे, 3 रुपीज प्राइस है, क्वांटिटी 80 है, 240 जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस कम होकर 3 से 2 रुपीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड 90 हो जाती है, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज आल्सो डिक्रीज टू 180। तो इस प्राइस रेंज में इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी। तो इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड एंड लेस इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड, इस डिमांड कर्व के ऊपर आपको इलास्टिसिटी पता चल गई कि ये कितनी है। So that is how we can find elasticity through these methods. So ये सारी explanation आपकी इस slide में, next slide में जो है वो given है. So that is all about methods of measurement of elasticity. In the next topic, in the next presentation, we will do types of elasticity of demand. So आज के लिए इतना ही.